गाइस वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 11 क्लास 12th NIOS हिस्ट्री कोड 315 का चैप्टर है ये। इसका ये थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 एंड 2 को पहले ही बना चुके हैं हम। आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होगा वो बहमनी सल्तनत से स्टार्ट होगा, क्योंकि सारे टॉपिक 1 एंड 2 पार्ट में कवर हो चुके हैं। तो ये है थर्ड पार्ट इस चैप्टर का। चैनल शाहुल जॉन को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि और भी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। बहमनी सल्तनत 14वीं सदी में दक्षिण भारत में दो बहुत शक्तिशाली साम्राज्यों का उद्भव हुआ। ठीक है, 14वीं सदी में क्या हुआ? दक्षिण भारत में दो बहुत शक्तिशाली साम्राज्यों का उद्भव हुआ, यानी कि उदय हुआ। एक था बहमनी सल्तनत और दूसरा था विजयनगर। तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको डार्क अंडरलाइन। तो बहमनी सल्तनत बना 14वीं सदी में, और एक विजयनगर साम्राज्य बना जिसने 300 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 300 वर्षों तक। इस भाग में हम बहमनी सल्तनत के इतिहास और उसकी प्रशासनिक विशेषताओं की पर चर्चा करेंगे, पर हम इसमें क्या करेंगे? सिर्फ बहमनी सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दक्कन क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन का भाग था। तो दक्कन क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन का भाग था। दक्कन में स्थिर प्रशासन स्थापित करने के लिए मोहम्मद, दक्कन का मतलब दक्षिण की तरफ, नीचे की ओर, भारत के नीचे की ओर, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीरन ए सदा अमीर नियुक्त किए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा? दक्कन के लिए अमीर सदा अमीर को क्या करा? अपॉइंट करा, सिलेक्ट करा, जो 100 गांव के मुखिया होते थे। जो ये होते थे जिसे अमीर सदा या सदा अमीर कहा गया, वो 100 गांव यानी कि 100 गांव के कौन होते थे? मुखिया। उसको चुना किसने थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1337 में के बाद से दक्कन के अधिकारियों और दक्कन की सल्तनत में संघर्ष बहुत बढ़ गए थे। तो 1337 के बाद क्या हुआ? दक्कन के अधिकारियों में और दक्कन की सल्तनत में संघर्ष बहुत बढ़ गए। इसके परिणाम स्वरूप 1347 में दक्कन में आंध्र प्रदेश की राजधानी गुलबर्गा के साथ एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। तो 1347 में आपको ये भी याद रखना, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी? गुलबर्गा थी। उसमें क्या हुआ? एक स्वतंत्र राज्य के लिए स्थापित हुए। इसके संस्थापक हरन कांगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि ग्रहण की। तो इसके जो संस्थापक थे हरन कांगू, उन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की क्या करी? उपाधि ग्रहण की, क्योंकि वे अपने पूर्वज ईरान के पौराणिक नायक बहमन शाह को मानते थे। क्यों करी उन्होंने उपाधि? क्योंकि वो अपने पूर्वज किसको मानते थे? ईरान के पौराणिक नायक बहमन शाह को मानते थे, और उसी के नाम पर अपने साम्राज्य का नाम उन्होंने बहमनी सल्तनत रखा। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है बहमनी सल्तनत क्यों रखा गया। क्योंकि उनके जो हरन कांगू के जो पूर्वज थे ईरान के पौराणिक नायक बहमन शाह थे, उनके नाम पर उसने अपने साम्राज्य का नाम रखा बहमनी सल्तनत। तो किसके नाम पर पड़ा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम पर बहमनी सल्तनत का नाम रखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दक्कन क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सल्तनत द्वारा कोई भी कोशिश नहीं की गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक हट गए, तब उनके बाद क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत द्वारा कोई भी कोशिश नहीं की दक्कन को, दक्षिण को नियंत्रित करने के लिए। इसलिए बहमनी सुल्तानों ने बिना किसी दखलंदाजी के अपने साम्राज्य में नए क्षेत्र जुड़े। तो बहमनी सुल्तानों ने क्या देखा? जब ये कोई कोशिश कर ही नहीं रहा है, तो क्या करा उन्होंने? नए नए अपने साम्राज्य जोड़ने स्टार्ट करे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिग्रहण था दाभोल पर नियंत्रण पाना। तो उनका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिग्रहण कौन सा था? दाभोल पर नियंत्रण पाना, जो पश्चिमी समुद्र तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो आपको याद रखना है कि बहमनी सुल्तानों का जो मेन क्या था, महत्वपूर्ण अधिग्रहण क्या था? दाभोल पर नियंत्रण पाना।
बहमन शाह और उसके पुत्र मोहम्मद शाह के अधीन प्रशासनिक पद्धति बहुत ही व्यवस्थित थी। साम्राज्य की चार प्रशासकीय इकाई साम्राज्य को चार प्रशासकीय इकाई में बांटा गया था, जिन्हें तरफ या प्रांत कहते थे। तो साम्राज्य को चार प्रशासकीय कितनी इकाइयों में बांटा गया? चार प्रशासकीय इकाइयों में, जिन्हें तरफ को बोला जाता था या प्रांत उसको कहा जाता था। ये प्रांत कौन कौन से थे? दौलताबाद, बीदर, बरार और गुलबर्गा। ये भी याद रखना है। चार प्रशासकीय इकाइयाँ थी, दौलताबाद, बीदर, बरार और गुलबर्गा। मोहम्मद प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य को हराया। तो मोहम्मद प्रथम ने क्या करा? विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया और उसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा को बहमनी साम्राज्य में शामिल किया। तो मोहम्मद प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य को हराया और क्या करा? गोलकुंडा को बहमनी साम्राज्य से मिला दिया, शामिल कर दिया उसमें। हर प्रांत एक तरफदार के अधीन था, जिसे सूबेदार कहते थे। जो हर एक प्रांत पे कौन कौन कंट्रोल करता था? तरफदार, जिसे क्या कहते थे? सूबेदार। यानी कि एक एक प्रांत पे एक एक सूबेदार था या तरफदार था। तरफदारों के अधिकारों में से जमीन के कुछ हिस्सों को खालिश जमीन के रूप में तब्दील किया गया। तरफदारों को यानी कि सूबेदारों के अधिकार में जमीन के कुछ हिस्सों को किसमें तब्दील किया गया? खालिश जमीन में। खालिश जमीन, अभी खालिश जमीन क्या होती है? खालिश जमीन का वह टुकड़ा होता था जिसका इस्तेमाल राजा या उसके शाही घरबार के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था। तो खालिश जमीन क्या था? जमीन का वह टुकड़ा जिसका इस्तेमाल राजा या उसके शाही घरबार के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था? इसके शाही घरबार के खर्चों को पूरा किया जाता था खालिश जमीन से। इसके अतिरिक्त हर कुलीन के काम और वेतन निश्चित थे। हर किसी कुलीन के और काम वेतन उसके निश्चित हुआ करते थे। जिन कुलीनों के पास 500 घोड़े होते थे उन्हें 10 लाख हुण वार्षिक दिए जाते थे। अब जिसके पास 500 घोड़े उसको क्या देते थे? 10 लाख हुण, वो भी हर साल देते थे। यदि निर्धारित टुकड़ों से कम टुकड़ियां होती थी तो तरफदारों को केंद्र सरकार को इस धन की पूर्ति करनी होती थी। और अगर निर्धारित की गई टुकड़ियां कम होती थी तरफदार के पास, और केंद्र सरकार जो होती थी वहां की इस धन की पूर्ति करती थी। कुलीनों को अपना वेतन नगद या भूमि या जागीर के रूप में मिलता था। अब कुलीनों को वेतन कैसे मिलता था? तो नगद मिल जाता था या भूमि के तौर पर या जागीर के रूप में। बहमनी शासक सैनिक सहायता के लिए अपने अमीरों पर निर्भर थे। जो बहमनी शासक के सैनिक सहायता के लिए किस पर निर्भर थे? अमीरों पर निर्भर थे, सैनिक के लिए। ठीक है, कि सैनिक सहायता के लिए। अमीरों की श्रेणियों में 2 समूह होते थे। और कौन कौन से थे? एक समूह था दक्कनी लोगों का, जो अप्रवासी मुस्लिम थे और बहुत लंबे समय से दक्कन प्रदेश में निवास कर रहे थे। दूसरा समूह अफ्कीयों या परदेशियों का था, जो हाल ही में मध्य एशिया, ईरान और इराक से आए थे और कुछ समय पहले ही दक्कन क्षेत्र में बसे थे। तो अमीरों की श्रेणियों में 2 समूह होते थे। कौन से? एक समूह था दक्कनी लोगों का, जो प्रवासी मुस्लिम थे, ये लिख लेना है आपको, और बहुत लंबे समय से दक्कन प्रदेश में निवास कर रहे थे। दूसरा समूह क्या था? अफ्कीयों या परदेशियों का था, जो हाल ही में मध्य एशिया, ईरान या इराक से आए थे। इन दोनों समूहों में हमेशा बेहतर प्रशासनिक स्थिति हासिल करने के लिए आपस में तनाव बना रहता था। इन दोनों समूहों में क्या होता था? हमेशा बेहतर प्रशासनिक स्थिति हासिल करने के लिए आपस में तनाव बना रहता था इन दोनों में। इनके आपसी कलह का असर बहमनी सल्तनत की स्थिरता पर भी पड़ा। बाद में पहली बार इन दोनों साम्राज्यों ने युद्ध में बारूद का इस्तेमाल किया। बहमनी पहले से ही आगन्य अस्त्रों से वाकिफ थे। उन्होंने सिपाहियों को आधुनिक अस्त्रों और युद्ध कौशल के प्रशिक्षण की तुर्की और पुर्तगाली विशेषज्ञों को नियुक्त किया। तो वो तो ना ध्यान रखा है अंडरलाइन वाला। बहमनी साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था, महमूद गवाह। तो एक जो थे वो थे महमूद गवाह।
महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले कौन थे? महमूद गवाह। महमूद गवाह के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। वह जन्म से ईरानी था और दक्कन में पहले एक व्यापारी के रूप में आया था। तो क्या माना जाता है? पहले क्या था वो? एक ईरानी था और दक्षिण में यानी कि दक्कन में क्या था? व्यापारी के रूप में आया था। कौन? महमूद गवाह। आपको ये क्या करना है? आपको नोट्स बना लेने हैं सबके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शाहुल जॉन चैनल को। कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना किसी भी वीडियो की। बहमनी शासक हुमायूं शाह ने उसे सौदागरों के मुखिया मालिक उत तुज्जर की उपाधि प्रदान की। तो बहमनी शासक जो थे हुमायूं शाह, उसने क्या करा? महमूद गवाह को बोला सौदागरों के मुखिया या मालिक उत तुज्जर की उपाधि प्रदान कर दी। हुमायूं की अचानक मृत्यु की वजह से उसके छोटे पुत्र अहमद तृतीय का राज्याभिषेक हुआ। यानी हुमायूं की मृत्यु के बाद, हुमायूं शाह की मृत्यु के बाद कौन बना? उसके छोटे पुत्र अहमद तृतीय बन गए, उसका राज्याभिषेक हो गया। प्रशासन के कार्यों के लिए एक दरबारी परिषद गठित भी की गई और महमूद गवाह उस परिषद का महत्वपूर्ण सदस्य था। और महमूद गवाह कौन बन गया? उस परिषद का महत्वपूर्ण सदस्य। उसे वजीर या प्रधानमंत्री बनाया गया। महमूद को क्या बनाया गया? महमूद गवाह को वजीर या प्रधानमंत्री बनाया गया। और तो कौन सी उपाधि मिल गई यहाँ पर? ख्वाजू ए जहां की उपाधि दी गई। इस अवधि के बाद का बहमनी साम्राज्य का इतिहास असल में महमूद गवाह की उपलब्धियों का दस्तावेज है। खुद एक आफ्की होने के बावजूद वह बहुत उदार था और आफ्कियों और दक्कनियों में समझौता करवाना चाहता था। उसने बहुत ही कुशलता से साम्राज्य को नियंत्रित भी किया महमूद गवाह ने, और उसे स्थिरता प्रदान की। गांव ने कांची तथा विजयनगर के सभी प्रदेशों को जीत लिया। पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा और दाभोल को भी जीत लिया। तो गवाह ने क्या करा? कांची तथा विजयनगर के सभी प्रदेशों को भी जीत लिया, पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा और दाभोल को भी जीत लिया। इन प्रमुख बंदरगाहों को खोना विजयनगर के लिए भारी नुकसानदेह साबित हो गया। जब इस बंदरगाह को खो दिया तो विजयनगर के लिए भारी नुकसान साबित हुआ। गोवा और दाभोल पर नियंत्रण पाने के बाद बहमनी ने ईरान और इराक के साथ अपने अपने व्यापारिक संबंध मजबूत किए। जब गोवा और दाभोल पर नियंत्रण पा लिया गया तो बहमनी ने ईरान और इराक के साथ अपने व्यापारिक संबंध को मजबूत बनाए। गवाह ने अनेक आंतरिक सुधार किए और कुलीनों में परस्पर हो रही लड़ाइयों को खत्म करने का प्रयास भी करा। तो गवाह ने क्या करा? अनेक आंतरिक सुधार किए और कुलीनों में परस्पर हो रही लड़ाइयों को खत्म करने का प्रयास करा। किसने करा? महमूद गवाह ने। गवाह ने आदेश जारी किया कि प्रांतीय तरफदार के सीधे नियंत्रण के अधीन प्रत्येक प्रांत में केवल एक ही किला तरफदार के अधीन रहेगा। तो उसने आदेश जारी किया महमूद गवाह ने कि प्रांतीय तरफदार के सीधे नियंत्रण के अधीन प्रत्येक प्रांत में एक किला तरफदार के अधीन रहेगा। यानी कि जब किला जो बनाया जाएगा, एक किला किसके अधीन रहेगा? कंट्रोल में तरफदार के, यानी कि सूबेदार के। उनकी सैन्य शक्ति को कम किया जा सके। प्रांत की बाकी किलों को किलों की किलादार या कमांडर के अधीन रखा गया। प्रांत की बाकी किलों को करा गया किलों के किलादार या कमांडर के अधीन रखा गया। बाकी किले जो होते हैं उसको किलों के किलादार या कमांडर के अंदर रखा गया। किलादार की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी। तो किलादार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? केंद्र सरकार द्वारा। परंतु उसकी मृत्यु के तुरंत बाद सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और बहमनी साम्राज्य बिखर गया। 15वीं और 16वीं तो सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और बहमनी साम्राज्य यहाँ पर क्या हो रहा है? बिखर जाता है। 15वीं और 16वीं सदी में कुछ अमीरों ने बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर और बरार में अपनी निजी स्वतंत्र सल्तनत स्थापित कर ली और इस प्रकार नए आदेशों का उदय हुआ। यह सल्तनत थी अहमदनगर के निज़ामशाही, बीजापुर की आदिलशाही, गोलकुंडा की कुतुबशाही और बरार की इमदशाही और बीदर की बरीदशाही।
तो यहाँ पर 15वीं 16वीं सदी में कुछ अमीरों ने बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर बरार में अपनी निजी स्वतंत्र सल्तनत स्थापित कर ली और उस पर नए प्रदेशों का उदय हो गया। अब ये जो सल्तनत थी, यहाँ तक हम अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, इनकी थी। इन सब ने मिलकर प्रदेशों का संगठन बना लिया और वैवाहिक संबंधों के द्वारा इससे और मजबूत बनाया। तो इन पर क्या हुआ, संगठन बना लिया और वैवाहिक संबंध करे जिससे वो मजबूत बन जाए। इन्होंने विजयनगर के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी कायम भी रखी। गोलकुंडा और बीजापुर ने आपस में वैवाहिक संबंध भी बनाए। गोलकुंडा और बीजापुर ने कौन से संबंध बनाए, वैवाहिक संबंध बनाए। और उन्होंने विजयनगर के खिलाफ तालीकोट की लड़ाई की अगुवाई की और साथ ही साथ क्या करा, विजयनगर के खिलाफ क्या करा, तालीकोट के लड़ाई की अगुवाई भी करी। अंत में उन्होंने मुगल सेनाओं के समक्ष हार मान ली। जब लास्ट में क्या होता है, मुगल साम्राज्य के सामने वो हार मान जाते हैं। यह हमारा पार्ट 3 था। पार्ट 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखें और जो जो अंडरलाइन किया गया इसको अपनी कॉपी में ज़रूर उतारें। और इस वीडियो को चैनल शाहुल जॉन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।